आज का विषय है भाषा, साहित्य एवं संस्कृति। भाषा, साहित्य और संस्कृति मुझे लगता है कि समाज का ये दर्पण है। भाषा और साहित्य, मातृभाषा और साहित्य में ही संस्कार और संस्कृतियां छिपी रही है। मातृभाषा किसी व्यक्ति, समाज, संस्कृति और राष्ट्र की पहचान होती है। वास्तव में भाषा एक संस्कृति है। उसके भीतर भावनाएं, विचार और सदियों की जीवन पद्धति समाहित होती है। मातृभाषा ही परंपराओं और संस्कृतियों से जोड़े रखने की एकमात्र कड़ी है। राम राम, प्रणाम आदि संबोधन व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है तथा समष्टि से जोड़ने वाली सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम संबोधन के समय हम हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं बल्कि हाथों को जोड़कर राम या अन्य भगवान का नाम उच्चारित करते हैं। यह नामोच्चारण एक तरफ हमें मर्यादा अथवा संबंधित भगवान की विशेषता के कारण अर्जित युग युगांतकारी ख्याति की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ राम जैसे शब्दों का उच्चारण हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि योग की भाषा में चक्रों की सकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है। पर हाथ मिलाकर हम रोगकारी और रोग के जीवाणुओं के विनिमय से बच नहीं पाते हैं। हाल ही में स्वाइन फ्लू से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ओबामा दंपति ने हाथ मिलाने से रोकने के लिए मुट्ठी भिड़ाने फिस्ट बम्प का अभियान चलाया था। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसे भी कहा कि लगभग 10% रोगाणु का विनिमय का खतरा इससे भी है। यानी हाथ जोड़ना स्वतः ही श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है। पहले घर के बाहर स्वास्तिक बनाते थे और सुस्वागत लिखा होता था, और अब कुत्तों से सावधान। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद सिद्ध किया कि स्वास्तिक से सर्वाधिक सकारात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और यह विश्व की समस्त धार्मिक या अन्य आकृतियों के मुकाबले अनेक गुना ऊर्जा देने वाली आकृति है, जिससे 1 मिलियन भविष्य इकाई की ऊर्जा निकलती है। इस तरह पहले हमारे साथ कुछ अनपेक्षित घटित हो जाता था तो हम भगवान का नाम लेकर हाय राम, हे राम पढ़ लेते थे। इस तरह हमारी अपेक्षा परमात्मा की कृपा पाने की होती थी, ताकि परमात्मा को याद दिला सके कि तेरी कृपा की हमें आवश्यकता है। हाथ जोड़ने, नमन एवं झुकने की अपनी वैज्ञानिकता है, अर्थात एक भाषा के नष्ट होने का अर्थ संस्कृति, विचार एवं जीवन पद्धति का मर्ज होता है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी भाषा को वैचारिक, हिंदी और भारतीय भाषाएं लाइक देवनागरी ऐसी भाषा है जिसके पढ़ने से जीवन के सभी स्नायुओं का उपयोग होता है। हम जीभ के द्वारा ही पढ़ते हैं, तो मैंने पढ़ते हैं लेकिन जीभ चलता है। तो जब जीभ चलता है ना, तो देवनागरी की भाषा जब हम करते हैं तो सारे जीभ के स्नायु जो हैं उनका उपयोग होता है। रक्त संचार बढ़ता है, मस्तिष्क शांत, मस्तिष्क बेहतर क्रियाशीलता, इसके अलावा रोग रोधक शक्ति का विकास, यानी बीमारियों से बचाने की भी शक्ति इसमें होती है, उसको बचा सकती है। जैसा कि मस्तिष्क विज्ञान मानता है कि हिंदी या मातृभाषा पढ़ते एवं लिखते समय मस्तिष्क के दोनों तरफ से गोलार्ध सक्रिय होते हैं, जबकि अंग्रेजी पढ़ते समय केवल बायां गोलार्ध ही जागृत होता है, जो तर्क विश्लेषण, खंड खंड दृष्टि और गणित से संबंधित है, तथा दायां गोलार्ध आत्मीयता, भावना, संवेदनशीलता, कला, दया, ममता, करुणा, संगीत, काव्य, वात्सल्यता को समग्रता से देखने का प्रतिनिधित्व करता है। इस सत्यता को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हिंदी या भारतीय भाषा पढ़ने वाले व्यक्ति का विकास संतुलित रूप से होगा, इसलिए संभावना अधिक दिखती है। यह बात 100% सही है
कि तर्क और गणित यानी आवश्यकता एवं उपयोगिता प्रधान व्यक्ति दया, ममता, करुणा आदि गुणों की दृष्टि से उतना संपन्न नहीं होता है जितना से अंग्रेजी भाषा से केवल बायां मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है, विकसित होता है। और इस बात को विकसित होता है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय 2-3 उदाहरणों से आप स्वयं तय कर पा सकेंगे। अंग्रेजी भाषा में देश में अंग्रेजी भाषा वाले देश में पति पत्नी या पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत छोटी छोटी बातों के कारण आ जाती है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। पर यही सत्य है। कुछ साल पहले एक अखबार में समाचार छपा था कि अमेरिकी दंपति के बीच टूथपेस्ट ज्यादा लगाने का विवाद इतना बढ़ा कि तलाक हो गया। वैसे भी वहां विवाद तो बड़ी बात है। प्रेम और मित्रता तक तर्क एवं गणित यानी आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर होते हैं, जो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। अमेरिका जैसे देश में माँ बाप अपनी संतानों को 14-15 वर्षों की उम्र में अन्य आत्मनिर्भर होने के लिए कहने लगते हैं तथा कहीं कहीं तो घर से बाहर कर दिया जाता है, कमाने का आग्रह करते हैं, चाहे वे 30 वर्ष के हो जाए, 35 वर्ष के हो जाए। मेडिकल के विद्यार्थी तो 30-32 साल के उम्र के पहले जीविकोपार्जन के लायक नहीं हो पाते हैं। जहां तक अपने लाड़लों को घर से बाहर निकालने की बात है, तो वह भारत में सामान्यतया असंभव है। भारत में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे बड़े होकर तर्क और गणित को ध्यान में रखते हुए माँ बाप को पैसा तो भेज देते हैं, पर बेटों से श्रवण कुमार जैसे 1% आत्मीयता के लिए माँ बाप मरते रहते हैं, मरते दम तक तरसते रहते हैं। आजकल तो विवाद का आधार आवश्यकता और उपयोगिता होने लगा है। पति पत्नी की शिक्षा दीक्षा एक दूसरे के व्यवसाय के अनुकूल होगी या नहीं, दाम्पत्य जीवन में यदि आवश्यकता और उपयोगिता का सिद्धांत हावी होगा, तो फिर दंपति में परस्पर आत्मीयता का आविर्भाव भला कैसे होगा। बोया हुआ आवश्यकता और उपयोगिता की बीज ही तो फलीभूत होगा। कहीं कहीं तो यूज एंड थ्रो का सूत्र काम करने लगा है। मैं तो उक्त बातें अपनी वैज्ञानिक अध्ययन को 100% सही मानता हूं और माँ बाप को घर के बाहर करने की घटनाओं के पीछे अंग्रेजी भाषा के हाथ को तर्क और गणित के आधार पर सही मानता हूं। फिर चाहे रेमंड कंपनी के मालिक का मामला हो या फिर आशा साहनी के कंकाल की बात क्यों न हो। सोचिए ना, क्या श्रवण कुमार के देश का एक बेटा अपनी अकेली रह रही ममतामयी मां की खैर खबर 2 साल तक क्यों नहीं ले रहा है। हालांकि ऐसी घटनाएं अपवाद में होती हैं, लेकिन परंतु मां बाप को जमीन जायदाद और धन के लिए मार डालने का सिलसिला तो भारत में भी शुरू हो चुका है। अभी तक हुए विभिन्न अध्ययनों के द्वारा मनोवैज्ञानिकों की स्पष्ट मान्यता है कि संप्रेषण की भाषा वही होना चाहिए जिस भाषा में व्यक्ति सोचता है, चिंतन मनन करता है। मैंने आपको इतनी बातें ये बताई कि हम आज भाषा, अपनी मातृभाषा और साहित्य को भुलाकर और अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान देने लगे हैं, उस पर विशेष अवलंबित होने लगे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। अभी तक हुए विभिन्न वैज्ञानिकों के अध्ययन द्वारा स्पष्ट मान्यता है कि संप्रेषण की भाषा वही होना चाहिए जिस भाषा में व्यक्ति सोचता है, चिंतन मनन करता है। कारण कि व्यक्ति की ग्रहण क्षमता और कार्य क्षमता भी उसी भाषा में अधिक हो जाती है। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्पष्ट मान्यता थी कि मातृभाषा में शिक्षा सर्वोत्तम परिणाम दायी होती है। उन्होंने 19 जून 2011 को नागपुर के धर्मपीठ साइंस कॉलेज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कहा था
कि मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में ही की थी। उन्होंने बच्चों तथा श्रोताओं को सलाह दिया कि यदि बच्चे में रचनात्मकता का विकास करना है और उनकी ग्रहण क्षमता विकसित करनी है तो उसे अपनी मातृभाषा में ही पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान का एक प्रोफेसर इरफान मलाह का कहना है कि आरंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त करने से बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं में विकास होता है, जबकि दूसरी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की यह क्षमता सीमित हो जाती है। उनका कहना है जो बच्चे विदेशी भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अपने इतिहास और सभ्यता संस्कृति से दूर चले जाते हैं। अपनी अपनी मातृभाषा से शुआ करती है, कारण कि मातृभाषा विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी और योग्य बनाती है। मातृभाषाओं में पढ़ाई से कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी एवं विद्यार्थी के बीच पारस्परिक ज्ञान का विनिमय ज्यादा और अधिक प्रभावी होता है। अनेकों भाषाई आयोगों का निष्कर्ष भी यही बताता है कि हिंदी अथवा मातृभाषा में पढ़ रहे विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु और आत्मविश्वासी होते हैं। इसके विपरीत अंग्रेजी थोपने वाले या थोपने से छात्रों के ज्ञान अर्जन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने कहा था कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य परंपराओं के धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। इस प्रक्रिया में परंपरा का सृजनात्मक मूल्यांकन भी शामिल होता है। लेकिन क्या आज हमारी शिक्षा संस्थाएं भारतीय परंपरा की खोजबीन कर रही है? प्रख्यात साहित्यकार प्रभु जोशी का कथन है कि एक तरफ तो ताजमहल और लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की एक भी ईंट तोड़ने पर अपराध कायम हो जाती है, तो दूसरी तरफ भारत जैसी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है तथा हम सभी चुप हैं। और तो और हम सभी भी उसमें सम्मिलित होते जा रहे हैं। यह हमारे आत्महीनता की पराकाष्ठा है। हमारी संस्कृति, भाषा, साहित्य ये सब वैदिक युग में जो था इतना उच्च स्तर पर था, वो धीरे धीरे मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, उन लोगों ने इन सारी चीजों को तहस नहस कर रख दिया और जिस देश का मातृभाषा और साहित्य बर्बाद होता है उस देश का संस्कार और संस्कृति भी बर्बाद हो जाती है। आत्महीनता की पराकाष्ठा है। मानव विकास के क्रम में भी भाषा का एक विशिष्ट स्थान है। अधिकार है, अधिमानता है और वरीयता है। व्यक्ति जो भाषा अपने घर परिवार में बोलता है, जिस भाषा में अपने संदेशों को संप्रेषित करता है अथवा जो भाषा स्थानीय समुदाय में प्रभावशाली होती है, उसमें अगर कोई अनुदेश या उपदेश दिया जाता है तो उसके कई फायदे होते हैं। मानव मस्तिष्क मातृभाषा में दिए गए संदेश को ग्रहण करने के प्रति काफी संवेदनशील होता है। चीन ने भी अपने देश में शिक्षा की इस अवधारणा को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हुए बच्चे न्याय संगत हैं तथा उचित भी कर रहे हैं। रोमानिया, डेनमार्क, मिस्र जैसे पिछड़े देश तक अपनी भाषा में शिक्षा देना गौरव की बात समझते हैं, मानते हैं। वास्तव में बच्चों में भाषाई एवं व्याकरण संबंधी समझ जन्मजात होती है। सहज एवं स्वाभाविक व्याकरण उनकी जन्मजात संवेदनशीलता का संकेत देती है। चिंतकों का मानना है कि ऐसे बच्चे जो अपनी पैदाइशी भाषा में शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें सीखने में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा कक्षा छोड़कर भाग जाने की भी संभावना अधिक बनी रहती है। जापान और जर्मनी जैसे देश जब अपनी भाषा में शिक्षा देकर तकनीक और गैर तकनीक क्षेत्रों में दुनिया के सिरमौर बने हुए हैं। रूस, चीन, फ्रांस आदि देशों में उच्च शिक्षा भी अपनी मातृभाषा में ही दी जाती है तथा अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर इन देशों के नागरिक अपने देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, गणित, योग
अध्यात्म की सफल शिक्षा देकर जगत गुरु कहलाने वाले भारत देश के बुद्धि संपन्न नागरिक विदेशी भाषा पढ़कर कोई आविष्कार करना तो दूर की बात, कालिदास की तरह अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही नाश करने पर तन मन धन से जुटे हुए हैं। कालिदास कहने का मेरा मतलब है कि कालिदास के बाद एक है कि जिस डाली पर वो बैठे थे उसी डाली को वो काट रहे थे, यहां वो चरितार्थ होती है। प्रश्न यह है कि जब दुनिया के देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा देकर अपने देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, तो भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देश के युवकों को उनकी मातृभाषा में उच्च तकनीक, विज्ञान और चिकित्सा शिक्षा देने की व्यवस्था आजादी से अब तक नहीं की गई क्यों? और न ही इस दिशा में आशा की कोई किरण दिख रही है। हमारे देश के नागरिकों को बताना चाहिए कि स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, रूस, चीन, जापान तथा अरब देशों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है, बल्कि वहां की मातृभाषा है। इन देशों में 5.7 लाख व्यक्तियों में से एक आध ही टूटी फूटी अंग्रेजी जानता है। अर्थात वहां सबने अपनी अपनी भाषा को के माध्यम से और अपनी भाषा को के माध्यम से प्रगति की है। वे विश्व में किसी से भी पीछे नहीं है। अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण क्या हमारी प्रतिभा कुंठित नहीं हो रही है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि अमेरिका के प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी एवं अरबी पढ़ाना शुरू करना चाहिए, कारण कि इन भाषाओं को नहीं जानने के कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। अंग्रेजी तथा अंग्रेजियत के समक्ष अपने को हीनतम मानने की हमारी प्रवृत्ति सदियों पुरानी है तथा व्यवस्था ने अभी तक उसे बनाए हुए हैं। हम तो कह देंगे कि उस हीन भावना में अब और बढ़ोतरी हुई है। वो हीन भावना और बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक देश स्वतंत्र हुए थे तथा इनमें से अनेकों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उसके पूर्व चीन, सोवियत संघ और जापान इसके उदाहरण है। जिस भी देश ने अपनी भाषा को महत्व दिया वह अंग्रेजी के कारण पीछे नहीं रहा। रूस ने जब अपना पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा था तब अमेरिका में तहलका मच गया था। उस समय रूस में विज्ञान एवं तकनीक जर्नल भी रूसी भाषा में ही प्रकाशित होते थे। पश्चिमी देशों के स्वयं से उसे अनुवाद एवं प्रकाशन का उत्तरदायित्व लेना पड़ा था। चीन की वैज्ञानिक प्रगति कभी अंग्रेजी भाषा पर निर्भर नहीं रही है। अतएव अंग्रेजी को अपनाकर और उसको राष्ट्रीय तथा राजकीय स्तर पर बढ़ावा देने का सीधा अर्थ यही है कि हम अंग्रेजी के व्यामोह में पतंगों की तरह आत्मघात कर रहे हैं। राष्ट्र, संस्कृति और अपनी अस्मिता के लिए कटिबद्ध महानुभावों से निवेदन है कि आपसी मतभेदों को भूलकर, त्याग कर अपनी भाषा को बचाने के लिए भी जी जान से ठोस, सार्थक और सफल प्रयास करें। अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। साहित्य और संस्कृति का अनुन्यास्य संबंध है। साहित्यिक कर्म भी सांस्कृतिक कर्म हैं और साहित्य रचना भी एक तरह से सांस्कृतिक रचना ही है और साहित्य के सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जिस देश को अपने भाषा एवं साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता है। सचमुच किसी भी राष्ट्र की भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के आधार पर ही वहां की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का सहज ही आकलन किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस है और उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण होता है। साहित्य के इन्हीं खूबियों के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है और उसकी सृष्टि करने वाला भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि उसके रचे साहित्य की गूंज कब और कहां तक जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि साहित्य समाज में नैतिक सत्य की चिंता है तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक तत्व भी है। तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान करते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा था
जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, उनकी कृतियां आज भी अपने रस सुधा से जनमानस के हृदय को अप्लावित कर रही है। एक बात और, राजनीतिक दृष्टि से विश्व चाहे जितने गुटों में क्यों न बट गया हो, चाहे उसके मतभेदों की खाई कितनी ही गहरी क्यों न हो गई हो, किंतु साहित्य के प्रांगण में सभी एक हैं, क्योंकि दुनिया का मानव एक है तथा उसकी वृत्तियां भी सब जगह और सभी काल में एक समान है। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज के सुसुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सत्य को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जन समाज को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देते रहता है। श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर और बाहर सार्वभौमिक मूल्य, संदेशों एवं उद्देश्यों को बनाए रखता है, समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद, शेक्सपियर, होमर, मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रच बस गया है। जो साहित्यकार मौलिकता की चिंता में पूर्व उपलब्ध यथार्थ एवं उत्तम सत्य से आंखें मूंद केवल आत्माभिव्यंजना के लिए अपनी घटिया एवं बीती बातों का प्रदर्शन करता है, वह साहित्यकार नहीं हो सकता है। न इस सच्चाई को साहित्यकार नहीं हो सकता है और न है भी। इस सच्चाई को राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश एवं कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों ने बखूबी समझा था और तभी वे ज्ञान, सत्य एवं प्रतिभा सापेक्ष श्रेष्ठ कृतियों को दे सके थे। इसी कारण कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। साहित्य मानव अनुभव की अद्वितीय अवस्था को अपने भीतर संजोए हुए है। साहित्य रूपी भवन का निर्माण समाज के आधार पर ही होता है। साहित्य सर्वथा देशकालिक होता है। साहित्यिक परिस्थितियां जैसी होगी उस काल के साहित्य का स्वरूप भी वैसा ही होगा। विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार साहित्य के आदर्शवादी होना चाहिए तथा दूसरे के अनुसार यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थवादियों का साहित्य के विषय में यह तर्क है कि जीवन में निराशा, हताशा, पाप एवं कष्ट का साम्राज्य होता है, अतः जीवन की इस स्थिति में आशा, पुण्य और सुख का चित्रण अस्वाभाविक प्रतीत होता है। पर जीवन में निराशा, पाप और कष्ट का साम्राज्य ही नहीं होता, बल्कि उसमें आशा, पुण्य और सुख का भी समावेश होता है। यह आशावादियों का कहना है। इसलिए यथार्थवादियों का तर्क आदर्शवाद की गलत समझ का सूचक है। दोनों के बीच विवाद को समाप्त करते हुए छायावाद के शीर्षस्थ कवि जयशंकर प्रसाद की लाइन प्रस्तुत है कि जीवन की अभिव्यक्ति यथार्थवाद है और अभावों की पूर्ति आदर्शवाद। साहित्य की पूर्णता के लिए यथार्थवाद एवं आदर्शवाद दोनों का समन्वित रूप आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद और आदर्शवाद एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में जीवन साहित्य का आधार है, चाहे वह व्यक्ति विशेष का हो, परिवार का हो, समाज का हो, राज्य का हो, राष्ट्र का हो अथवा सारे विश्व का। जीवन के बगैर साहित्य की कल्पना भी असंभव है और साहित्य के समृद्धि के बिना जीवन एवं समाज का सम्यक विकास असंभव है। दूसरी तरफ यह भी उतना ही सत्य है कि कोई भी समाज साहित्य विहीन नहीं होता। साहित्य यानी रचनात्मकता मानवीय प्रकृति का अभिन्न अंग है, जो कल्पनाशीलता की सक्रियता के माध्यम से विकास के प्रेरक शक्ति के रूप में सदा विद्यमान नजर आती है। हर बड़ा रचनाकार पूर्ण रूप से समाज विशेष की देन है तथा उसी समाज विशेष की भाषा एवं संस्कृति, परंपराओं आदि इतिहास के दायरे में उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति पाती है। अतः जिस साहित्य का अपने समाज से जितना आदान प्रदान होगा, वह साहित्य उतना ही जीवंत, संवेदनशील एवं प्रभावशाली होगा। जब एक भाषा एवं साहित्य मरती है, तब उसकी संस्कृति भी समाप्त हो जाती है।
इस तरह हम देख ही रहे हैं कि भाषा, साहित्य और संस्कृति गहन रूप से, जैविक रूप से संबंधित है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा माध्यम से प्राथमिक पाठशालाओं में लादने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह दिख रहा है कि भारतीय भाषा एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी मृत प्राय होती जा रही है। क्या हम अपनी इस संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अपने भाषाओं एवं साहित्य की रक्षा अनिवार्य हो गई है। हो सकता है कि कोई प्रश्न करे कि पश्चिम की सभ्यता एवं उत्तम संस्कृति के रहते भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की क्या क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसा प्रश्न करने वालों पर मेकाले के शिक्षा का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। प्रश्न करने वाले को पता होना चाहिए कि भारत की भाषाएं, साहित्य एवं संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसी कारण से भारत एक समय विश्व गुरु कहलाता था। अंग्रेजों ने मेकाले की शिक्षा पद्धति को लागू कर हमारे राष्ट्र की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति को तहस नहस कर दिया। पर खुशी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर ईमानदारी पूर्वक सत्य एवं नैतिकता के साथ इसे लागू किया गया तो पुनः हमारी भाषाएं, साहित्य विकसित होगी। साथ ही उससे हमारी पुरानी संस्कृतियां वापस लौटकर पुनः विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी।